मेरे डियर साथियों, कैसे हो? मस्त ना? बिल्कुल यार, मस्त ही रहना चाहिए। तो यार साथियों, आज की वीडियो में हम जैव अणु बायोमॉलिक्यूल से संबंधित मात्र पांच क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। और ये जो पांच क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही पेपर में आने हैं। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, आप सोच रहे हो यही पेपर में आने, इनमें से ही पेपर में आना है। मतलब ये पांच क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, मुझे ये वीडियो इसीलिए लानी पड़ी क्योंकि आपके एग्जाम जो त्रैमासिक एग्जाम है वो आपके 18 तारीख से स्टार्ट है एमपी बोर्ड वालों के। और ये जो है ना सिलेबस में ये जैव अणु यूनिट हुई नहीं, तो मुझे इसलिए ये सडनली वीडियो लाना पड़ा। बाकी मैं तो ऑर्गेनिक ही पढ़ा रहा था, कल से ऑर्गेनिक ही पढ़ेंगे। तो ये जो आज की वीडियो के क्वेश्चन है जैव अणु के लिए महा इंपॉर्टेंट है, यही आने हैं पेपर में। इनको ही आप तैयार अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है? तो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई, जैव अणु या बायोमॉलिक्यूल है, इसमें हमें पहला क्वेश्चन तैयार करना है बेटा, एमिनो अम्ल क्या है? कौन सा? एमिनो अम्ल क्या है? तो आइए एमिनो अम्ल क्या है समझते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं रखना। आपको मैं याद कराऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको मैं समझाऊंगा तो समझिए। तो देखो बेटा, ये जो एमिनो अम्ल आपको दिख रहा है, केवल एमिनो अम्ल को देखना और कुछ मत देखना। अभी जो एमिनो अम्ल दिख रहा है बेटा, ये एमिनो अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है। कौन सा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक। और कार्बनिक यौगिक तो ऐसा यौगिक होता है जिसमें कार्बन होता है। बोलो, होता है कि नहीं? ठीक है। तो बेटा जो एमिनो अम्ल है एक कार्बनिक यौगिक होता है, बट ये एमिनो अम्ल ऐसा कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें यार कार्बोक्सिलिक समूह, कौन सा समूह? कार्बोक्सिलिक समूह। आपको पता है सिंगल बॉन्ड COOH जो है वो हमारा कार्बोक्सिलिक समूह होता है। कौन सा समूह होता है? कार्बोक्सिलिक समूह होता है, ठीक है? तो ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और कौन सा समूह? एमिनो समूह, सिंगल बॉन्ड NH2, ये आपका एमिनो समूह होता है। कौन सा समूह होता है? एमिनो समूह। तो ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक मतलब सिंगल बॉन्ड COOH और एमिनो समूह सिंगल बॉन्ड NH2 दोनों उपस्थित होते हैं, उसको हम एमिनो अम्ल कहते हैं। मतलब जिस कार्बनिक यौगिक में ये दोनों व्यक्ति मिल जाएंगे वो आपका एमिनो अम्ल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल आपको मैं देता हूं, यहां पर समझिए। जैसे मैंने एक कार्बनिक यौगिक यहां लिख दिया है, यहां COOH लिख दिया है और यहां पर NH2 लिख दिया है। तो आप इस कार्बनिक यौगिक को अच्छे से झांको, क्या इसमें COOH कार्बोक्सिलिक समूह नहीं है? बिल्कुल है। क्या इसमें एमिनो समूह नहीं है? बिल्कुल है। तो ये जो आपका कार्बनिक यौगिक है ये एमिनो अम्ल है। कौन सा है? एमिनो अम्ल है। तो ये एमिनो अम्ल है। क्या है बेटा? ये एमिनो अम्ल है, ठीक है? चलो एक मिनट, नेक्स्ट CH2, यहां CH2, यहां COOH और यहां NH2। आप इसको अच्छे से झांको, क्या इसमें कार्बोक्सिलिक समूह नहीं है? है। क्या इसमें एमिनो समूह नहीं है? है। तो ये क्या होगा? तो ये क्या होगा? ये होगा आपका एमिनो अम्ल। कौन सा अम्ल होगा बेटा? एमिनो अम्ल होगा। और देखो आप CH2 इधर जुड़ा है COOH और इधर जुड़ा है NH2। क्या आप देखो इसमें COOH नहीं है, आप बोलोगे है सर। क्या इसमें NH2 नहीं है, आप बोलोगे है सर। तो ये भी क्या होगा? एमिनो अम्ल होगा। कौन सा अम्ल होगा बेटा? एमिनो अम्ल होगा। क्लियर है कहानी? तो ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमिनो समूह दोनों उपस्थित होते हैं उसे एमिनो अम्ल कहते हैं। क्या आप देख लो, यहां यही नहीं लिखा है? बिल्कुल। तो याद हो गई ना, समझ आ गया ना? ठीक है, आगे समझो बेटा। यहां पर एमिनो समूह की स्थिति के आधार पर इसको अल्फा बीटा गामा कार्बन में वर्गीकृत किया गया है। किसको? एमिनो अम्ल को अल्फा बीटा गामा एमिनो अम्ल में वर्गीकृत किया गया है। अल्फा बीटा गामा एमिनो अम्ल में वर्गीकृत किया गया है। किसकी स्थिति के आधार पर? एमिनो समूह की स्थिति के आधार पर। तो बेटा आपने पढ़ के रखा है, 11 से आप पढ़ते आ रहे हो बेटा, आपने पढ़ के रखा है कि जो क्रियात्मक समूह है उससे जुड़ा पहला कार्बन अल्फा होता है।
क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन कौन सा होता है? अल्फा होता है। तो देखो ये क्रियात्मक समूह नहीं है, बोलो है, तो इससे जुड़ा पहला कार्बन कौन सा? अल्फा कार्बन। और देखो अल्फा कार्बन से अगर एमिनो अम्ल जुड़ा है तो इसको ना हम अल्फा एमिनो अम्ल बोलेंगे। कौन सा एमिनो अम्ल बोलेंगे? अल्फा एमिनो अम्ल। आगे देखो क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, दूसरा कार्बन कौन? बीटा। देखो बीटा से एमिनो समूह जुड़ा है इसलिए ये बीटा एमिनो अम्ल होगा। क्लियर? अब देखो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़ा पहला अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। और देखो गामा कार्बन से एमिनो समूह जुड़ा है इसलिए ये आपका गामा एमिनो अम्ल होगा। बस कुछ नहीं, एमिनो अम्ल हो गया, उसके टाइप हो गए, ठीक है, और ये इसके एग्जाम्पल। क्लियर है कहानी? एमिनो अम्ल आपके दिमाग में छप गया? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा साथियों है हमारा उभयनिष्ठ आयन या ज्विटर आयन। इसको द्विध्रुव आयन भी बोलते हैं, द्विध्रुव आयन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। इसको उभयनिष्ठ आयन, ज्विटर आयन या द्विध्रुव आयन बोलते हैं। ये क्या है वो आपको देखना। यहाँ पर जो लिखा हुआ है डली हुई हेडिंग उसको बिल्कुल नहीं देखना, अभी आप इधर देखो। देखो आपको पता है बेटा जो एमिनो अम्ल होता है, कौन सा अम्ल? एमिनो अम्ल, उसमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमिनो समूह उपस्थित होता है। अब भी यार यही तो बताया। हाँ सर होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां सुनो बेटा, ये जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है ना, कार्बोक्सिलिक समूह होता है, ये अम्लीय प्रकृति का होता है बेटा। कौन सी प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का? अम्लीय। और जो एमिनो समूह है ना बेटा, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का। तो आपने बेटा पिछली साल ब्रांस्टेड-लॉरी का अम्ल और क्षार सिद्धांत पढ़ा होगा। ब्रांस्टेड-लॉरी का अम्ल क्षार सिद्धांत आपने पिछली क्लास 11th में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और ब्रांस्टेड-लॉरी ने ब्रांस्टेड-लॉरी भाई साहब थे, उन्होंने कहा था कि भाई जो प्रोटॉन मतलब H+, उनके अनुसार जो प्रोटॉन था ब्रांस्टेड-लॉरी के अनुसार वो H+ था। आपको याद आया कि नहीं? बिल्कुल आ गया होगा। उनके अनुसार प्रोटॉन क्या था? H+। तो उनके अनुसार अम्ल वो था जो प्रोटॉन दान करता था और क्षार वो था जो प्रोटॉन ग्रहण करता था। तो ये अम्ल क्यों है? क्योंकि भाई इसके पास जो प्रोटॉन जो दिख रहा है H+, ये जो है वो दान कर देता है, इसलिए अम्ल है, अम्लीय प्रकृति का है। और ये जो प्रोटॉन है, ये जो H+ है, इसको ये वाला व्यक्ति क्या कर लेता है? ग्रहण। ये वाला व्यक्ति जो है इसके पास जो प्रोटॉन है उसको दान कर देता है। इसके पास प्रोटॉन है H+, ये दान कर देता है इसलिए अम्ल है, और ये प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है इसलिए क्षार है। तो आप समझ में आ गया कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। तो यहाँ ब्रांस्टेड-लॉरी का सिद्धांत लगा है। तो बेटा देखो ये कौन सी प्रकृति का होता है? अम्लीय। और ये कौन सी प्रकृति का? क्षारीय। क्लियर है? तो बेटा एमिनो अम्ल में एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है। क्या होता है? बिल्कुल। जिसमें एमिनो समूह कौन सी प्रकृति का? क्षारीय। और कार्बोक्सिलिक समूह कौन सी प्रकृति का? अम्लीय। एमिनो समूह कौन सी प्रकृति का? क्षारीय। और कार्बोक्सिलिक समूह कौन सी प्रकृति का? अम्लीय। अब भाई साहब ये अम्लीय प्रकृति का है तो ये प्रोटॉन दान ना करेगा। बोलो ना करेगो। आप बोलोगे हाँ सर करेगो। तो ये अम्लीय प्रकृति का है इसलिए प्रोटॉन दान करेगा कि नहीं? और इस प्रोटॉन को ये वाला व्यक्ति ग्रहण कर लेगा। करेगा कि नहीं? बिल्कुल कर लेगा। तो इस प्रकार से जो यौगिक बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ आयन या ज्विटर आयन। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आओ अब बना के बताते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान से सुनो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको मैं एक एमिनो अम्ल लिखकर बता रहा हूँ, ठीक है। ये एमिनो अम्ल मैंने लिख दिया। ये कौन सा एमिनो अम्ल लिख दिया? ये सर आपने बीटा एमिनो अम्ल लिख दिया। देखो बीटा कार्बन से जुड़ा, ये अल्फा और ये बीटा एमिनो अम्ल लिख दिया। बेटा ध्यान से सुनना इस बात को, यहाँ जगह ना होने के कारण मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ एरो लगा के आप यहाँ लिख देना, ठीक है। अब बेटा यहाँ सुनो, ये कौन सी प्रकृति का है? अम्लीय। और ये कौन सी प्रकृति का है? तो आप बोलोगे सर ये क्षारीय प्रकृति का है और ये अम्लीय प्रकृति। तो बेटा अम्लीय प्रकृति का होने के कारण ये अपनी अम्लीय प्रकृति नहीं दिखाएगा। बोलो सर दिखाएगा। अब जब ये दिखाएगा तो इसका जो H+ है, ये जो दिख रहा है ना H, ये जो H+ है ये दान कर देगा, और इस H+ को ये वाला जो व्यक्ति है, ये वाला व्यक्ति दिख रहा है आपको, ये इस H+ को ग्रहण कर लेगा। तो ये दान करेगा और ये ग्रहण करेगा। जब ये ग्रहण करेगा तो इसके पास मेरे डियर साथियों कितने H हो जाएंगे? तो भाई 2 H तो पहले से ही है,
एक H और आ जाएगा तो इसके पास मेरे डियर साथियों 3 H हो जाएंगे। कितने H? 3 H। तो इसकी वैलेंसी फिर कितनी हो जाएगी? देखो दो तो H के द्वारा हो रही और एक बॉन्ड के द्वारा, 3 तो है, अब 3 H के द्वारा हो जाएगी और एक बॉन्ड लगा होगा। कितनी हो जाएगी? N की वैलेंसी 4, और जब N की वैलेंसी 4 हो जाएगी तो ये प्लस लगा देगा। ठीक है, चलो, और ये आपका CH2, ये आपका CH2, और यहाँ H प्लस जब दान कर दिया तो आपको पता है मेरे डियर साथियों, क्या पता है कि सिंगल बॉन्ड, या फिर ऐसा बोलूं सिंगल बॉन्ड COO माइनस और H प्लस से मिलकर जो आपका COOH बना था, जब ये H दान कर दिया तो COO माइनस बचा। तो क्या बचा? COO माइनस, तो ये COO माइनस। ठीक है, तो देखो इस पर क्या आ गया? माइनस, और इस पर क्या आ गया? प्लस। ये धनायन और ये ऋणायन। ठीक है, तो दो ध्रुव बन गए। देखो केमिस्ट्री में ध्रुव दो ही होती हैं, एक प्लस और एक माइनस, इसलिए इसको द्विध्रुव भी बोलते हैं। तो ये जो आपका बना है ये द्विध्रुव बन गया। क्या बन गया बेटा? ये द्विध्रुव या उभयनिष्ठ आयन बन गया। क्या बन गया? उभयनिष्ठ आयन। उभयनिष्ठ आयन। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बेटा आ गई कि नहीं? देखो यही लिखा है, एमिनो अम्ल में एमिनो समूह एवं क्षारीय समूह उपस्थित होता है। एमिनो समूह क्षारीय एवं क्षारीय और कार्बोक्सिलिक समूह अम्लीय प्रकृति का होता है, और अम्लीय प्रकृति का है इसलिए प्रोटॉन दान करेगा जिसे एमिनो समूह ग्रहण कर लेगा। इस प्रकार से जो आयन बनेगा, तो यहाँ जो बना है वो उभयनिष्ठ आयन है, ज्विटर आयन है। आई होप आप समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं होगी। ये इसको एग्जाम्पल में डालना बेटा, ये इसका एग्जाम्पल है, ये जरूर बनाना है। बिना एग्जाम्पल के कोई क्वेश्चन मत किया करो। तो ये इसका एग्जाम्पल आप यहाँ एरो लगा के लिख लेना, मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत है बेटा? कोई परेशानी है? नहीं होनी चाहिए। अब अगले क्वेश्चन पे बात होगी। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है, पेप्टाइड या एमाइड क्या है। क्वेश्चन आता है भाई पेप्टाइड या एमाइड क्या है। तो मेरे डियर साथियों आपको बता देते हैं, पेप्टाइड या एमाइड जो है एक यौगिक भी है और पेप्टाइड या एमाइड एक बंध भी है। आज दोनों समझ जाओगे, बंध भी और यौगिक भी। देखो यहां ध्यान से, आप देखो ये क्या है? एमिनो अम्ल। कौन सा एमिनो अम्ल है? अल्फा एमिनो अम्ल। अब नहीं समझाया? ठीक है, ये क्या है? एमिनो अम्ल। कौन सा एमिनो अम्ल है? बीटा एमिनो अम्ल, क्योंकि अल्फा कार्बन से एमिनो समूह जुड़ा, बीटा कार्बन से एमिनो समूह जुड़ा। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे साथियों? नहीं। तो बेटा क्या होता है जब दो एमिनो अम्ल आपस में क्रिया करें? जरूरी नहीं कि मैं अल्फा बीटा लिखूं, आप बीटा बीटा लिख सकते हो, आप अल्फा अल्फा लिख सकते हो, आप गामा गामा लिख सकते हो। तो बेटा क्या होता है जब दो एमिनो अम्ल आपस में क्रिया करते हैं ना, दो एमिनो अम्ल आपस में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। तो क्या होता है, एक एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह, ये आपका कार्बोक्सिलिक समूह, बोलो ये कार्बोक्सिलिक समूह है। तो एक एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे एमिनो अम्ल के किससे? एमिनो समूह से। एक का कार्बोक्सिलिक दूसरे का एमिनो, एक का कार्बोक्सिलिक दूसरे का एमिनो, आपस में क्या करते हैं? क्रिया। हाँ सर, क्रिया करेंगे फिर क्या होगा? तो बेटा आपस में क्रिया करके क्या करेंगे? ये दोनों व्यक्ति क्या करेंगे? आपस में क्रिया करके, देखो मैं थोड़ा सा इसको तरीके से लिख दूं। देखो ये क्या है बेटा? NH2 है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? H और NH, इसका मतलब भी तो NH2 ही होता है। बोलो, इसका मतलब भी तो NH2 ही होता है कि नहीं? ठीक है, तो क्या होता है जब दो एमिनो अम्ल आपस में क्रिया करते हैं तो एक एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे एमिनो अम्ल के एमिनो समूह से क्रिया करके जल के अणु को बाहर कर देता है। देखो OH और H जल बना लेंगे कि नहीं, और ये जल का अणु बाहर हो जाएगा। आप एरो यहां लगा देना, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है, और ये -H2O का मतलब बाहर निकल गया, ये H2O बाहर हो गया। तो एरो के नीचे माइनस में अगर कोई चीज लिख दी जाती है तो वो बाहर हो जाती है। ठीक है, तो ये H2 हो गया बेटा बाहर, है ना। तो एक एमिनो अम्ल के एमिनो कार्बोक्सिलिक समूह ने दूसरे एमिनो अम्ल के एमिनो समूह से क्रिया की और जल का अणु बाहर कर दिया। अब क्या बना वो देखो, यहाँ क्या है बेटा, मैं आपको देखो क्या बना के बता रहा हूँ। देखो NH2, ये क्या है बेटा? CH2। ये क्या बचा बेटा? CO। ये क्या बचा बेटा? NH। क्या बचा? NH। फिर ये बॉन्ड जुड़ भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैलेंस देखो, N की 1 2 3 ही हो रही। ठीक है, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ COOH। तो बताओ अब इसमें कितने एमिनो अम्ल जुड़ गए? आप बोलोगे सर 2 एमिनो अम्ल जुड़ गए, अल्फा और बीटा जुड़ गए ना। ठीक है, तो ये जो यौगिक बना है ये बेटा पेप्टाइड यौगिक होगा।
क्या होगा बेटा, ये पेप्टाइड यौगिक होगा या फिर ये जो है एमाइड यौगिक होगा। पेप्टाइड या कौन सा यौगिक होगा बेटा, एमाइड यौगिक होगा। और हम पढ़ क्या रहे थे, पेप्टाइड या एमाइड, है ना। तो जब दो एमिनो अम्ल आपस में क्रिया करते हैं तो एक एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिल एक दूसरे एमिनो अम्ल के एमिनो समूह से क्रिया करके जल के अणु को बाहर कर देता है। इस प्रकार से जो यौगिक बनता है उसे पेप्टाइड या एमाइड यौगिक कहते हैं। थ्योरी में यही लिखा है। और इनके बीच जो बंध होगा वो पेप्टाइड या एमाइड बंध होगा। क्वेश्चन आपके ध्यान रखना एग्जाम में आएगा, दो एमिनो अम्ल के बीच कौन सा बंध, आप बोल देना सर पेप्टाइड या एमाइड बंध। ऑब्जेक्ट में आएगा, ध्यान रखना मेरे डियर साथियों, दो एमिनो अम्ल के बीच कौन सा बंध, पेप्टाइड या एमाइड बंध। क्लियर है, क्लियर कहानी, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट और जो आपको याद भी हो गए मेरे डियर साथियों, याद भी हो गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन पे हमारी बात होगी। अगला क्वेश्चन है मेरे डियर साथियों, क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई प्रोटीन का विकृतीकरण। प्रोटीन का विकृतीकरण, कौन सा विकृतीकरण बेटा, प्रोटीन का विकृतीकरण। आपको पता, अंडा आपने देखा है, बोलो अंडा आपने देखा है, बोलोगे सर हाँ अंडा हमने देखा है। अंडा, कच्चा अंडा देखा है और पका अंडा देखा है, तो आपने देखा होगा हाँ सर कच्चा अंडा भी देखा है और उबला हुआ अंडा भी देखा है। तो बेटा आपने अगर देखा है तो 2 बातों का अनुभव जरूर किया होगा कि जो कच्चा अंडा होता है उसके अंदर जो प्रोटीन भरा होता है, उसके अंदर जो प्रोटीन भरा होता है वो द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड होता है। देखो जैसे ये अंडा है, ये क्या है अंडा। अब अगर ये कच्चा अंडा है तो इसका ये वाला भाग जो सफेदी वाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन। क्या बोलते हैं इसको, एल्ब्यूमिन बोलते हैं। और इसके अंदर जो भरा होता है वो प्रोटीन होता है। क्या होता है बेटा, प्रोटीन। तो कच्चे अंडे में ये जो एल्ब्यूमिन वाला भाग है वो कुरकुरा होता है, अगर इसको कुट कुट करे तो वो टूट जाएगा, कुरकुरा होता है ना। और मतलब ऐसा कहें कि अंदर जो बाहर वाला भाग सफेद होता है ना जिसको एल्ब्यूमिन बोलते हैं, और अंदर वाला जो भाग पीला होता है। अंदर वाला भाग कैसा होता है, पीला, जो प्रोटीन होता है। तो कच्चे अंडे में जो सफेदी वाला भाग होता है वो कुरकुरा होता है और इसके अंदर जो भरा होता है प्रोटीन वो द्रव अवस्था में लिक्विड फॉर्म में होता है कि नहीं। लेकिन जब हम इस अंडे को उबाल दें तो ये जो सफेदी वाला भाग है वो भी रबर जैसा हो जाएगा और इसके अंदर जो प्रोटीन भरा है वो भी आपका रबर जैसा हो जाएगा, गोल बॉल के आकार का हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं। तो ऐसे कैसे हो गया ये, पहले तो ये वाला भाग जो था कुरकुरा था और ये द्रव अवस्था में था, ये परिवर्तित कैसे हो गया। तो भाई ये परिवर्तित ऐसे हो गया कि हमने प्रोटीन का जो मूल रूप है उसको नष्ट कर दिया। प्रोटीन का मूल रूप तो ये था कि प्रोटीन द्रव अवस्था में था, लेकिन जब हमने उसको उबाल दिया तो वो स्कंदित हो गया। स्कंदित हो गया मतलब जम गया। क्या हो गया, जम गया। और ये जो जमा हुआ है वो अनुत्क्रमणीय रूप से हुआ है। क्या एक बार जब जम गया तो फिर से वापस आ सकता है, नहीं, मतलब ये अनुत्क्रमणीय क्रिया है। कौन सी क्रिया है, अनुत्क्रमणीय क्रिया है। तो देखो ये लिखा हुआ है अंडे के जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है, या फिर ऐसा बोलो प्रोटीन के मूल रूप को नष्ट करना। प्रोटीन का जो मूल रूप था, जैसा प्रोटीन था उसको नष्ट कर देना ही प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। और प्रोटीन का विकृतीकरण किया कब जाता है, जब उसको गर्म किया जाए या अम्ल क्षार या KI पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया कराई जाए तो प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है। तो प्रोटीन के मूल रूप को नष्ट करना ही प्रोटीन का विकृतीकरण विकृतीकरण कहलाता है। जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है या अम्ल क्षार KI से क्रिया कराई जाती है तो ये जो है स्कंदित होकर, है ना, रबर जैसा हो जाता है। और ये जो स्कंदन है, ये स्कंदन का मतलब जमना होता है। स्कंदन का मतलब क्या होना है, जमना होता है। ये जो लिक्विड था द्रव जैसा वो जम गया, ठोस अवस्था में बदल गया, ठीक है, अनुत्क्रमणीय रूप से होता है ना। अब एग्जांपल है अंडे को, जब अंडे को गर्म किया जाता है तो इसका सफेदी और प्रोटीन भाग, है ना, स्कंदित होकर रबर जैसा हो जाता है। क्लियर है साथियों, कितना इजी है, बस आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये इतनी सी थ्योरी है, आप याद रख सकते हो, ठीक है। मूल रूप को नष्ट करना प्रोटीन का विकृतीकरण। क्लियर है। तो ये प्रोटीन का विकृतीकरण भी हुआ हमारा कंप्लीट। इसके बाद आगे बढ़ेंगे।
डियर साथियों, अगला हमारा क्वेश्चन देखो क्या है, डीएनए और आरएनए में अंतर। तो बायो वाले तो इससे अच्छे से परिचित होंगे, लेकिन मैथ वाले स्टूडेंटों को थोड़ी दिक्कत होगी। तो अब दिक्कत नहीं होगी, आप सुनो, ध्यान से सुनो। देखो, न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लिक अम्ल है उसके प्रकार हैं, जो डीएनए और आरएनए जो दिख रहे हैं आपको, ये न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार हैं। हमारे कोशिकाओं में जो पाए जाने वाला जो द्रव है वो न्यूक्लिक अम्ल है। कौन सा है बेटा? न्यूक्लिक अम्ल है। और इस न्यूक्लिक अम्ल के दो प्रकार होते हैं, एक डीएनए और एक होता है आरएनए। तो ये आपका डीएनए और ये रहा आपका आरएनए। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म बेटा बता दें, तो अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो बेटा है डीऑक्सी राइबोस। बेटा यहाँ जा लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? जा लिखा हुआ है। तो यहाँ जा भी आता है और सा भी आता है ना। कोई इसको राइबोस को हिंदी में ऐसे लिखता है, राइबोस, ठीक है, ऐसे लिखता है, और कोई इस राइबोस को ऐसे लिखता है। ठीक है, तो ये दोनों ही सही माने जाते हैं। ठीक है, राइबोस और राइबोस। ठीक है, तो देखो इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक, ऐसा लिखाएगा बेटा, क्लिक, और ये ऐसे डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म है। और आरएनए का फुल फॉर्म बेटा क्या है? राइबोस। ठीक है, राइबोस, ठीक है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और ये है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है डियर साथियों, आपका पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट इसके अंतर में यही बनता है कि इसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। देखो, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म है, मतलब इसमें कौन सी शर्करा होती है? डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है, और इसमें केवल और केवल राइबोस शर्करा होती है, होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है मेरे डियर साथियों, जो डीएनए है इसमें कुछ क्षार होते हैं और आरएनए है इसमें भी कुछ क्षार होते हैं। आपने बेटा फिंगरप्रिंट आपने सुना होगा। देखो, आजकल आधार कार्ड लगाने जाओ तो भी फिंगर लगाना पड़ता है, पैसे निकालने जाओ बैंक में तो फिंगर लगाने पड़ते हैं, केवाईसी हो रही है फिंगर से। ये क्या है? ये क्या है बेटा? डीएनए जो होता है, इस डीएनए के क्षारकों का क्रम पता करना ही अंगुली छापन कहलाता है, या डीएनए अंगुली छापन कहलाता है। तो अंगुली छापन जब फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो फिंगरप्रिंट में डीएनए क्षारकों का पता ही किया जाता है। अगर डीएनए क्षारकों का क्रम हमें नहीं मिल पाता तो कहते हैं तुम्हारा फिंगर नहीं आ रहा, तुम्हारी उंगली नहीं आ रही, तुम्हारा अंगूठा नहीं आ रहा, है ना। तो इसमें क्या होता है बेटा? डीएनए में कुछ क्षार होते हैं। तो इसमें डीएनए में 4 क्षार होते हैं। पहला क्षार होता है एडेनिन। क्या होता है? एडेनिन। दूसरा होता है ग्वानिन। कौन सा होता है बेटा? ग्वानिन। और तीसरा होता है साइटोसिन। क्या होता है? साइटोसिन। और चौथा होता है बेटा, आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, यूरेसिल। क्या होता है? थाइमिन। ठीक है, थाइमिन। ठीक है, तो ये 4 क्षार होते हैं। तो डीएनए में कितने क्षार होते हैं बेटा? 4। कितने क्षार होते हैं? 4। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। और ये क्षार का जो क्रम है बेटा, हमारे बॉडी में प्रत्येक कोशिका के लिए अलग है। आपको पता है लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं हमारे बॉडी में, और प्रत्येक कोशिका का लिए ये जो क्रम है वो अलग है। वो क्या है? अलग है। तो ध्यान रखना, यही क्षार का क्रम जो है अंगुली छापन फिंगरप्रिंट में पता किया जाता है। और आरएनए में भी बेटा 4 क्षार होते हैं। एडेनिन, क्या होता है? एडेनिन होता है। दूसरा ग्वानिन होता है। तीसरा साइटोसिन होता है। और चौथा होता है यूरेसिल। तो ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन बेटा आता है कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? तो आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल होता है, ऑब्जेक्ट में आता है। ये तीनों क्षार तो बिल्कुल सेम है, बस थाइमिन की जगह क्या होता है? यूरेसिल होता है। ठीक है ना। ओके, 2 पॉइंट हो गए। ये क्षार का दूसरा पॉइंट का था। तीसरा पॉइंट है बेटा, ये जो डीएनए है अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। जो अनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा रहे हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा जा रहे हैं? वो किसके द्वारा जा रहा है? डीएनए के थ्रू जा रहे हैं। आप देखो, है ना, टीवियों में हमने देखा है ना, कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो कहते हैं कि इसके डीएनए पता करो। क्या करो पता? डीएनए, है ना। तो अक्सर ये जो डीएनए जो अनुवांशिक गुण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा रहे हैं, वो किसके कारण जा रहे हैं? डीएनए के कारण, है ना। और आरएनए क्या कर रहा है? आरएनए केवल ले जा रहा है, केवल वाहक का काम कर रहा है। जैसे बस
बस वाहन होता है। जो वाहन क्या होता है, जो वाहक का काम करे, जो एक दूसरे को ले जाने लाने का काम करे। तो बस जो होती है या है ना, जो बसें चल रही होती हैं रोड पर, ये बसें वाहक का काम कर रहे हैं, तो आरएनए केवल वाहक का काम करता है। ये उधर जाकर रुकता नहीं है, लेकिन डीएनए जाके उधर रुक जाता है। ठीक है, चलो ये केवल वाहक का काम करता है बेटा। तीसरा पॉइंट ये है, ठीक है 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, जो डीएनए है ना बेटा, इसकी संरचना द्वि हेलिक्स होती है। द्वि हेलिक्स कैसी सर? ऐसी ऐसी, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से द्वि हेलिक्स होती है ना। द्वि हेलिक्स जब ये घूमती है तो ऐसा लगता है कि दोनों तरफ घूमती है ना, बिल्कुल एकदम सर्कुलर, कोई यहाँ ऐसा एरर नहीं आता। लेकिन आरएनए में क्या होता है, इसकी संरचना एकल हेलिक्स होती है, इस टाइप की होती है ना, इस टाइप की होती है। और इसकी डबल हेलिक्स, द्वि हेलिक्स है ना, द्वि कुंडलित, और इसको एकल कुंडलित बोलते हैं। क्लियर है? कोई कहानी, कोई दिक्कत है बेटा? नहीं। कितने पॉइंट हो गए? 4 हो गए। क्लियर है? इससे ही संबंधित आ जाता है बेटा डीएनए अंगुली छापन। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, डीएनए क्षारकों के क्रम का निर्धारण करना ही डीएनए अंगुली छापन कहलाता है। और अंगुली छापन में प्रायः जो हमारी जो अंगुली है, इसका शीर्ष भाग वाला उपयोग, ये वाला भाग उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये वाला शीर्ष भाग उपयोग किया जाता है अंगुली छापन में। ठीक है ना। तो डीएनए क्षारकों का क्रम निर्धारण करना ही डीएनए अंगुली छापन कहलाता है। और डीएनए अंगुली छापन में प्रायः अंगुली के शीर्ष भाग का उपयोग किया जाता है। अब इसके उपयोग क्या? तो बेटा इसका उपयोग है अपराधियों का पता करना लगाने में, है ना। जैसे अपराधी होते हैं, है ना, कुछ ऐसा गलत सलत काम कर देते हैं, तो किसने अपराध किया है, तो ये डीएनए के अकॉर्डिंग हम पहचान लेते हैं। फिर दूसरा है पैतृकता के निर्धारण में। अब पैतृकता के निर्धारण का मतलब क्या है? देखो, पैतृकता के निर्धारण का मतलब ये है कि देखो अक्सर क्या होता है कि जो कुछ बच्चे हैं, कोई छोड़ देता है या गुम जाते हैं, तो ये किसका बच्चा है, उसके डीएनए को मैच करके उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 2 उपयोग, है ना। बहुत इजी सा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा रेशेदार प्रोटीन और आपका जो है ना गोलाकार प्रोटीन, इसमें अंतर। देखो हमें प्रोटीन 2 पढ़ने, एक रेशेदार और एक गोलाकार। अक्सर आपने देखा होगा ये जो बाल आपको दिख रहे हैं, मेरे तो कम ही बाल बचे हैं, है ना, लेकिन ये जो बाल हैं क्या धागे के समान है, रेशे के समान है, तो इसलिए हम इनको रेशेदार कहेंगे, है ना। ये त्वचा है, ये नाखून है, ये रेशेदार प्रोटीन में आते हैं। हड्डियां हैं, है ना, ये रेशेदार प्रोटीन में आते हैं, है ना। तो जो धागे के समान लंबे होते हैं उन्हें रेशेदार प्रोटीन कहते हैं, है ना। और अंदर जैसे आपका ब्लड हो गया, एंजाइम हो गया, ये जो प्रोटीन है ब्लड, जो हीमोग्लोबिन, जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, ये गोलाकार प्रोटीन, एंजाइम हुआ, है ना, ये गोलाकार प्रोटीन है ना। तो जो प्रोटीन गोलाकार होते हैं वो गोलाकार प्रोटीन। अब जो रेशेदार प्रोटीन है, इनकी एक विशेष बात होती है, ये जो है ना जल में आविले होते हैं। जैसे बाल, नाखून, त्वचा जल में कहाँ विलय होती हैं? अगर जल में विलय होती तो आप क्या नहा पाते? बोलो, नहा पाते? नहाते तो त्वचा ही जल में विलय हो जाती, क्या बचता है ना। तो ये जल में आविले होते हैं, लेकिन गोलाकार जो प्रोटीन है वो जल में विलय होते हैं, जल में घुल जाते हैं। जैसे ब्लड जो है वो गोलाकार प्रोटीन में है, तो ये जल में घुल जाता है, हाँ घुल जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, इनमें हाइड्रोजन बंध होता है, इसमें पॉलीपेप्टाइड, है ना। कौन सा बंध होता है? ये पेप्टाइड लिखा हुआ है, इसको पॉलीपेप्टाइड कर लेना। ठीक है ना। चलो अगला पॉइंट ये है कि ताप, रेशेदार में लिखना, ताप और जो है ना पीएच मान से प्रभावित होते हैं, मतलब उसके प्रति सक्रिय होते हैं। अक्सर हमारी बॉडी का ताप ज्यादा हो जाता है, तो देखा है कि त्वचा जो है ना, त्वचा में झुर्रियां हो जाती हैं, नाखून पीले से पड़ जाते हैं, होता है कि नहीं होता? मतलब ये ताप और जो पीएच से प्रभावित होते हैं। लेकिन जो गोलाकार प्रोटीन है, ताप और पीएच से कोई प्रभाव इनका नहीं पड़ता। ओके। अगला पॉइंट आपका ये है उदाहरण, जैसे कैरेटिन हुआ, मायोसिन हुआ, है ना, कोलेजन हुआ, ये इसके उदाहरण। कैरेटिन में बाल आते हैं, है ना, कोलेजन में हड्डियां आती हैं, जो हड्डियां हैं हमारे बॉडी में कोलेजन में आती हैं, है ना, मायोसिन में मांसपेशियां आती हैं। ठीक है। और इसका उदाहरण क्या है? हीमोग्लोबिन, जो ब्लड दौड़ रहा है हमारे बॉडी में, ये हीमोग्लोबिन। ठीक है। तो ये जैव अणु से संबंधित क्वेश्चन हुए, 6 से 7 क्वेश्चन करा दिए मेरे डियर साथियों। और ये मैं जो क्वेश्चन कराया हूँ, ये कह रहा हूँ भाई, ये इनमें से ही आना है, इनमें से ही आना है। बस इनको आप तैयार कीजिएगा और कुछ मत कर लीजिएगा। ठीक है। आपको सारा कुछ बनेगा, कोई दिक्कत यहाँ से आपको नहीं होने वाली। ठीक है। तो मेरे डियर साथियों, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।